नाउ बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया था, एक बारी छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में? बच्चे सबसे पहले तो यही बात थी कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इन नेचर है। डायनामिक मतलब कि अगर ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है तो बी से ए भी बनता ही रहेगा, मतलब प्रोडक्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता है। सेकेंड, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस इज एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। जो भी बच्चे हम इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं वो क्लोज्ड सिस्टम में होता है। जनरली इट इज अटेन्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम हमारा क्या रहे, जनरली कांस्टेंट हो, तो उसी केस में हम इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर बार बार प्रेशर और वॉल्यूम हमारा चेंज होता रहेगा बच्चे, इसमें हमें इक्विलिब्रियम अटेन करने में मुश्किल होगी। कलर कांस्टेंट होता है मैम, कलर डिपेंड करता है बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि कलर कांस्टेंट ही होगा। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, कलर भी कांस्टेंसी रखता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, क्योंकि कलर जिसमें जितना ज्यादा चीज हम इंडिकेटर ऐड करते हैं उतना ज्यादा वो कलर देता है। अगर कंसंट्रेशन ही कांस्टेंट कर दी तो बच्चे कलर भी कांस्टेंसी शो करेगा। ठीक है, यस। और क्या है, इक्विलिब्रियम सिस्टम मूव टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब क्या था कि वो खुद ब खुद इक्विलिब्रियम जो है वो खुद ब खुद ही मेंटेन होता रहता है, कि उसी की तरफ वो मूव करता रहता है। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अनइफेक्ट रहती है, किसकी प्रेजेंस से? कैटालिस्ट की प्रेजेंस से। ये नहीं है कि ए और बी इक्विलिब्रियम पे बच्चे 10 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहे थे, कोई कैटालिस्ट के डालने से ये 5 मोलर हो जाएगी, ये चीज नहीं होती। कैटालिस्ट सिर्फ उसकी रिएक्शन को या तो फास्ट कर सकता है या स्लो कर सकता है। दिस इज द रोल ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, ये तो मस्ट कंडीशन थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा। सिक्स्थ क्या था कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन भी उनकी कांस्टेंट हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा था। एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी चेंज इज जीरो। इक्विलिब्रियम में बच्चे फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी वैल्यू भी जीरो हो जाती है। क्यों? देखो, प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो एनर्जी चेंज आएगा ही नहीं, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये दो कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम को बच्चे हम दोनों डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं, यानी या तो आप ए से बी जाओ या बी से ए भी आओ, दोनों तरफ से ही इक्विलिब्रियम आपका अटेन हो सकता है। कि अगर आप कहो कि ए से बी जा रहे हैं या बी गए मैं ए के पास आ रहा हूँ, दोनों से तरफ से इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो सकता है। और इन जनरल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, और सिर्फ एक डायरेक्शन के थ्रू ही, सिर्फ ए से बी की तरफ ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। तो ये दोनों केसेस को स्टडी करेंगे हम वन बाय वन। उसी के लिए हमने ये पॉइंट्स को रिपीट किया है। देखो, सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चे हमने पढ़ा, लेट मी ये चीज, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, यानी रिएक्टेंट इज कॉन्टिन्यूसली गिविंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट गिविंग रिएक्टेंट, ये चीज चलती रहती है। नाउ इसके होने से क्या होता है इक्विलिब्रियम के वजह से? नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ना तो बच्चे रिएक्टेंट की चेंज होती है ना ही प्रोडक्ट की, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है इस केस में? मान लो कि कांस्टेंट ही रहती है। सो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था, ऑल माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी जो है उसकी, चाहे वो प्रेशर हो, कॉन्सेंट्रेशन हो, डेंसिटी हो, कलर हो, वो भी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल्सो कंटेन एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? यस, ये तो पुराना हमने पढ़े थे पॉइंट्स, वही दोबारा डिस्कस किए हैं। अब हम वो दोनों केसेस लेंगे बच्चे कि जिसमें हमने ये दो पॉइंट को डिस्कस कैसे कर सकते हैं। देखो, एक चीज लिखी ना कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम को हम अचीव कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन से। और क्या, इन जनरल द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, या फिर एक ही डायरेक्शन से। तो अब इन दोनों को हम कैसे करेंगे? सबसे पहला केस लिया बच्चे हमने, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, कि दोनों डायरेक्शन से हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। अब देखो, केस वन में दोनों का लिया, हमने क्या बोला? लेट आफ्टर 75% कन्वर्शन। ठीक है ना, रिएक्टेंट की बच्चे 75% कन्वर्शन जब होती है, देन इट वुड किसमें ये
इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है प्रोडक्ट के साथ। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब रिएक्टेंट जो है वो 75% कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, ठीक है ना। 75% कन्वर्जन जब उसकी प्रोडक्ट में हो जाती है, देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? इनिशियली हमें पता है इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्ट तो होता नहीं है, इनिशियल पे प्रोडक्ट नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इतनी, हाइड्रोजन की इतनी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या हो गई बच्चे इस केस में 0 हो गई, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम हमने लगा ली कि इक्विलिब्रियम पे ये हो गई। अब ये वैल्यूज कहाँ से आई? दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको किसी को भी ये वैल्यूज याद नहीं करनी, ये कैसे आई कैसे नहीं, ये बस ऐसे ही लिखी है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर जस्ट फॉर आर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक केस ऐसा है जिसमें बच्चे 75% कन्वर्शन पे क्या होती है, इक्विलिब्रियम अचीव करता है वो, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन में हमने क्या बोला, लेट आफ्टर 75% कन्वर्शन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो वहां पे N2 प्लस 3H2 क्या दे रहे हैं हमें, अमोनिया। तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और अमोनिया की हमने लिख ली। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी क्योंकि इनिशियली सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट नहीं होता, शुरू में ही प्रोडक्ट नहीं बन जाता जब तक रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करते। तो उस केस में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कर दी, 0 मोलर। तो किसी इक्विलिब्रियम पे इन तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। अब एक बात बोली कि अगर रिएक्टेंट 75% कन्वर्ट हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। तो एक बच्चे ने दिमाग लगाया, वो बोला कि अगर रिएक्टेंट 75% अचीव हो रहा है तो क्यों ना मैं रिएक्शन प्रोडक्ट से ही शुरू कर दूं, वो तो 25% बाद ही इक्विलिब्रियम दे देगा। यस, किसी ने भी ये दिमाग चलाया कि अगर रिएक्टेंट 75% पे बच्चे इक्विलिब्रियम दे रहा है, ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है बच्चे, ये आपको कोई पता नहीं करना, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल की बातें आ जाती है कि हमें कब पता चलता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही बताना होता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर इक्विलिब्रियम है क्या, कि किस चीज का इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ता है। अभी फिलहाल यही पढ़ेंगे हम, इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है ये हमें पता नहीं लगता, ठीक है। सो ये चीजें मेंशन होती हैं कि 25% के बाद इक्विलिब्रियम हो जाएगा, 25 के 75 के बाद होगा, ये चीजें मेंशन होंगी। अब देखो एक चीज ध्यान में रखी उसने, हमने क्या बोला कि 75% अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है ना तो वो हमें इक्विलिब्रियम दे रहा है। अब रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, एक बच्चे ने बोल दिया क्यों ना मैं 25% वाला रास्ता चुन लूं। अब एक को बोला गया कि तुम 75 किलोमीटर दूर आओगे तो तुम्हें वहां स्कूल मिलेगा, और वो बोलेगा 25 किलोमीटर पे भी यही सेम चीज। अगर मैं बोलूं कि दो कोचिंग सेंटर है हमारे अवंती के, एक बच्चे के घर से एक 75 किलोमीटर दूर है और दूसरे के घर से वो 25 किलोमीटर दूर है, और सेम टीचर पढ़ा रहा है, तो वो कहेगा यार 75 पे क्यों जाना, मैं 25 पे चलता हूँ। तो वही चीज हुई, उन्होंने क्या बोला कि 75% कन्वर्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव करती है रिएक्टेंट की साइड से। तो दूसरे ने क्या दिमाग लगाया कि अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं ना हम, अगर हम स्टार्ट कर लें प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट से कितनी कन्वर्जन देनी पड़ेगी हमें, 25% कन्वर्जन। तो हो गई ना दोनों डायरेक्शन से कन्वर्जन पॉसिबल, इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से पॉसिबल हो गया। इधर से 75% का था, इधर से सिर्फ ही 25% का। तो उन्होंने क्या बोला कि सेम इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लिया। रिएक्शन को चाहे आप इस तरह से लिख दो, अगर आपको सिंगल में याद रखनी है तो प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लिया। प्रोडक्ट के केस में पहले प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, ओनली प्रोडक्ट वुड बी देयर, रिएक्टेंट ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, 0। तो फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, कुछ कॉन्सेंट्रेशन इनकी वही रहेगी जो पहले थी, पहले भी यही वैल्यूज थी, अब भी हमारे पास यही वैल्यू आ गई। तो इसने क्या शो करा कि इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों डायरेक्शन से हम अचीव कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय बोथ डायरेक्शंस, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन से ही आप इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। क्लियर हुआ ये सबको? यस, इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो मुझे। दैट्स ग्रेट। सिर्फ मयंक को, सचिन, अंजलि, सोमेश, वेरी गुड एवरीवन, नौशीन, एब्सोल्युटली गुड, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, ओके शीतल एंड मानसी, वेरी गुड। अब हम देखते हैं बच्चे केस दूसरा,
यानी कि ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन में क्या है कि अब उन्होंने क्या बोल दिया कि लेट आफ्टर 50% कन्वर्जन ऑफ N2, कि 50% कन्वर्जन N2 के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब 50% कन्वर्जन होगी किसकी? नाइट्रोजन की। तो बच्चे नाइट्रोजन तो सिर्फ रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं हो सकता। तो ये वही बात होगी कि अवंती के दो सेंटर तो थे, एक में आपने बोला कि हमें तो नवनीत मैम से ही पढ़ना है, वो सिर्फ एक में पढ़ाती हैं, और दूसरी वाली में कोई और दूसरा एक्स टीचर पढ़ा रहा है। अब जो बच्चे बोलेंगे कि हमें तो इसी मैम से पढ़ना है, वो फिर इसी में जाएंगे ना, उनके पास तो ये वाली चॉइस ही नहीं। अब जो कहेगा कि चलो केमिस्ट्री पढ़नी है, मैं दूसरे में भी चला जाता हूँ, तो ये वो चीज हो गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि N2 जो है ना, वो कन्वर्ट 50% कन्वर्जन ऑफ N2 की इक्विलिब्रियम अचीव होता है। यानी जब 50% N2 यूज्ड अप हो जाएगा, तब वो इक्विलिब्रियम लेके आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की होगी इनिशियल में, लेकिन प्रोडक्ट की क्या होगी? जीरो, क्योंकि क्या है हमारे पास? इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे? जीरो। और इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की, ये लिख दी। अब कॉम्पोजिशन को हम अमोनिया से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया के पास N2 नहीं है। जब तक N2 यूज्ड अप नहीं होगा, तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। सो दिस केस इज ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो यही था उन दोनों पॉइंट का मतलब, कि इक्विलिब्रियम को हम अटेन कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, एंड इट कैन इन जनरल इट कैन आल्सो बी अटेन फ्रॉम आइदर वन ऑफ द डायरेक्शन। तो ये दोनों केसेस सबको क्लियर हुए? यस? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यस, फटाफट से बता दो। क्लियर है? नो प्रॉब्लम? क्लियर? ठीक है, दैट्स गुड। ओके, नाउ कम टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी? एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बिकम कांस्टेंट, कि इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल डायरेक्शन। Approach to the equilibrium is fast in initial state, but gradually it decreases. Chemical equilibrium is dynamic in nature. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इन नेचर है। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पोल नहीं रेस कर सकती, क्योंकि पोल में मल्टीपल आंसर का ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको टाइम देती हूँ 2 मिनट का, सारे बच्चे मेरे को चैट में लिखेंगे सोच समझ के। यस, फटाफट से। ए डी, बी डी, बी डी, ए डी। बी डी शायद सुमेश ने साथ में शायद लगा दिया है, बट ये डी तो पढ़ा बच्चे हमने। अच्छा, करेक्ट के लिए ही बता रहे हो? ठीक है ठीक है, करेक्ट बता रहे हो, ठीक है, डी तो करेक्ट है ही है। डी को तो मैंने वोट दे दी ध्यान से। वेरी गुड अंकित, बी इनकरेक्ट है बच्चे। अच्छा, कार्तिक ने तो और ही कमाल कर दिया, कह रहा है एबीसीडी में से शायद। वेरी गुड कार्तिक। देखो, एट इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन जो है, वो क्या बोला जा रहा है कि वो दोनों का कांस्टेंट होगा। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट होगा। तो ये बात सही है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमने बोला था कि सारी प्रॉपर्टीज जो है जनरली वो कांस्टेंसी शो करती हैं। तो वेपर प्रेशर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करेगा? कांस्टेंसी शो करेगा इक्विलिब्रियम पे। अब सेकंड क्यों लिख रहे हो बच्चे? इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा? इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
तो बच्चे इरिवर्सिबल में तो बैकवर्ड रिएक्शन होनी ही नहीं है, वो तो सिर्फ ए टू बी दे रहा है, बी टू ए तो वो देता ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम कभी भी पॉसिबल नहीं होता। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये क्या है, हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखो नेक्स्ट, अप्रोच टू द इक्विलिब्रियम इज फास्ट इन इनिशियल स्टेट बट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ये भी हमने पढ़ी थी। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पहले इसकी रिएक्टेंट की क्या होती है, फास्ट होती है, वहां पे इक्विलिब्रियम की अप्रोच फास्ट होती है और धीरे धीरे क्या करती रहती है वो, जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो चलती रहती है, ठीक है, तो वो डिक्रीज करती रहती है, तो ग्रेजुअली वो डिक्रीज करती रहती है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और ये तो अभी हमने पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो वो हमारे पास क्या रहेगी बच्चे, ए सी एंड डी आर करेक्ट, ओनली बी इज द इनकरेक्ट वन, ठीक है ना। तो अगर मैं चाहती तो मैं पोल रेस कर सकती थी कि ये बता दो चलो इनकरेक्ट कौन सा है, बट फिर वो सब गेस कर लेते, ठीक है। जिसने भी बी वाला ऑप्शन लिखा था, वेरी बैड। देखो बच्चे सी में मैं दोबारा बताती हूँ, थर्ड ऑप्शन में देखो क्या रहेगा कि अप्रोच टू द इक्विलिब्रियम, जब इनिशियल स्टेट होती है ना बच्चे, इनिशियल स्टेट में इक्विलिब्रियम फास्टली अटेन होता है, क्योंकि तब सिर्फ रिएक्टेंट होता है, तब प्रोडक्ट होता ही नहीं है, तो एक ही चीज है, तो उस केस में हमें क्या लगता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी फास्टली अप्रोच कर सकते हैं वो, लेकिन जैसे जैसे वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, तो वो चीज भी रिएक्ट अप्रोच जो होती है इक्विलिब्रियम की, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये देखो इसका वो भी लिखा हुआ है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम को हम अटेन कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ, इरिवर्सिबल में नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अप्रोच ऑफ द इक्विलिब्रियम फास्ट होती है इनिशियल स्टेट में बट ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, ये भी करेक्ट है, और केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर है, दैट्स व्हाई करेक्ट। सो ए सी एंड डी आर करेक्ट चॉइसेस, ठीक है ना। शुरू में जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करता है, बट यहाँ पे शुरू में अगर हम इक्विलिब्रियम की अप्रोच देखें तो वो ज्यादा होती है, और प्रोडक्ट के बनते टाइम वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ में करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम को? यस, ये इसमें भी मल्टी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, मैंने इसमें भी हिंट दे दिया डैट मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो अब आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा, गो फॉर इट। डी इनकरेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही बोला अंकित ने, डी इनकरेक्ट है। डी इनकरेक्ट क्यों है बच्चे, इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, व्हेन क्या होगा कि जितनी चीज डिक्रीज हो रही है उतनी इंक्रीज हो, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो जितना ए डिक्रीज हो रहा है उतना ही बी को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। जितना ए डिक्रीज होगा उतना ही बी हमारा इंक्रीज करेगा, ए डिक्रीज हो रहा है उतनी ही बी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी ग्राफ देखो सेम है, ऑलमोस्ट सेम चीज। अगर हम इधर देखें, आपको ए इतना डिक्रीज हो रहा है ये, और बी थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है इसमें, इसमें देखो बिल्कुल दोनों इक्वल लग रहे हैं, और यहाँ पे तो स्वयं कॉन्स्टेंसी शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इक्वलिटी शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ए थोड़ा ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, ए इज डिक्रीजिंग मोर बट बी इंक्रीजिंग लेस, तो इसको भी हम नहीं मानेंगे इक्विलिब्रियम। और ये तो बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है, ए एंड बी बोथ डिक्रीजेस, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि ए और बी दोनों ही डिक्रीज हो रहे हो, ठीक है ना, एक चीज डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होगी, तो ये तो बिल्कुल ही हमारा गलत है, ठीक है। तो ये भी ये चीज है। देखो अब इसमें प्रॉपर नहीं दिख रहा हमें, बट इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते जरूर है। हाँ एबीसी करेक्ट है, देखने में यही लगेगा, इसको हमने इसलिए प्रॉपर बना नहीं हुआ, लेकिन ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है कि ये ए इतना इंक्रीज हुआ और बी इतना डिक्रीज। देखो अगर आप देखोगे ए का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, बी का इंक्रीजिंग पावर कम है, ठीक है ना। आप ये हम्प भी देखो, लेट मी जस्ट इरेज दिस, फिर मैं आपको हम्प शो करती हूँ। इरेजर कहाँ है हमारी, आप देखो ए का जो हम्प है, यानी कि जितना वो डिक्रीज हो रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा है,
तो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये वहीं से क्वेश्चन उठाया है, तो मैं इसका ध्यान आप लोगों ने रखना है कि ये भी जरूर देखो बेटा कि जितना ए डिक्रीज कर रहा है उतना ही बी इंक्रीज करना चाहिए। ये नहीं कि एक तो दिखा दिया इतना डिक्रीज कर गया और इंक्रीज करने वाला बिल्कुल ही थोड़ा सा हो, ठीक है ना। इंक्रीज और डिक्रीज क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और ये तो बिल्कुल करेक्ट है हमारे, ये एक ऑप्शन आपको समझाने के लिए ऐसा रखा गया था, बट अगर आपको देखने में करेक्ट है तो उसमें हम कोई वो नहीं करेंगे, बट ये तो बिल्कुल गलत है। डी इज द वेरी रॉन्ग आंसर। क्लियर हुई बात कि क्या समझाना चाह रहे हैं हम? यस, इज इट क्लियर? यस और नो? यस, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इन हेबर प्रोसेस द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज करेक्टली प्रिडिक्टेड बाय द कर्व। अब इसमें सिंगल ही आंसर है, कोई भी चैट पे नहीं लिखेगा, आई एम रेजिंग अ पोल, उसमें लिखेंगे सब, ठीक है। इसका आंसर सिंगल ही करेक्ट है, तो पोल में सारे बच्चे आंसर करें। यस, गो फॉर इट। पोल लॉन्च किया, उसमें आंसर करो सारे बच्चे। बेटा बिल्कुल सोच समझ के। यस, ओनली 4 वोट्स, एटलीस्ट 22 वोट्स पे डिस्कशन होगी। बच्चे पोल आप देखो, आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होगा, स्क्रीन पे ही आपको शो हो जाएगा बेटा। एक्टिविटीज में चले जाओ, नहीं तो एक्टिविटीज में जाओ। हाँ, डन, दैट्स ग्रेट। अभी तक मेरे को 19 वोट्स मिली हैं, बाकी के बच्चों को पोल नहीं मिल रहा या उन्हें नींद आ रही है, क्या चक्कर है भाई? 19 वोट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का देखो हमारे पास क्या वोटिंग आई है, ए बी और सी ऑप्शंस को लेके। सम ए को मिली है 12 वोट्स, बी को मिली है बच्चे 3 वोट्स और सी को मिली है 1 वोट। देखो ए को 12 वोट मिली है, तो अकॉर्डिंग टू योर पोल ए वुड बी द विनर, ठीक है। तो अब जस्टिफाई करते हैं कि ए विनर है या नहीं है। तो मैंने करेक्ट दे दिया कि हाँ ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो बच्चे, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जित रिएक्टेंट क्या करें बच्चे, रिएक्टेंट डिक्रीज करेंगे और प्रोडक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जितना रिएक्टेंट डिक्रीज उतना ही हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, इंक्रीज। तो यहाँ पे रिएक्टेंट देखो N2 डिक्रीज कर रहा है और H2 भी हमारा डिक्रीज कर रहा है, यानी दोनों ही रिएक्टेंट वैल्यू हमारी डिक्रीज करेंगे और प्रोडक्ट हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पे देखो बच्चे, मैंने क्या बोला कि रिएक्टेंट मस्ट बी डिक्रीज,
रिएक्टेंट को डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे H2 तो डिक्रीज कर रहा है बट N2 इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे फिर से N2 इंक्रीज कर रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल केस। यहाँ पे H2 डिक्री इंक्रीज कर रहा है बच्चे, ये भी पॉसिबल केस नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट जो है हमारे N2 भी और H2 भी वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और इंक्रीज क्या करेगा, हमारा प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया। सो दैट इज ट्रू इन केस ऑफ ऑप्शन ए ओनली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन ए को मार्क किया था, दे ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। ओके, बी और सी गलत कर दिया। असद ने क्या आंसर किया था? यस असद। ए, ठीक है, फिर तो सही है। मानसी ने भी ए, दैट्स गुड। चलो, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज आर ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रिया? इनमें से कौन सा एग्जांपल जो है बच्चे, वो डायनामिक इक्विलिब्रिया को डिफाइन कर रहा है? तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए फिर से हम पोल नहीं लॉन्च करेंगे, ऐसे ही सब बच्चे बताएंगे। कार्तिक ने गलत कर दिया, कार्तिक ध्यान से बेटा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रिया? वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट गोइंग। हर्षिता ने ए बी सी तीनों बोल दिए। ओके, देव के अकॉर्डिंग ए एंड सी बिल्कुल सही बच्चे, ए और सी इसमें करेक्ट होगा। अब देखो बी क्यों नहीं आएगा, पहले तो हम यही ए और सी की बात करते हैं। सो इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, कॉन्टिन्यूसली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बनता ही जाएगा, यानी रिएक्शन होती रहेगी, स्टॉप नहीं हो रही, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या बोला है, अ रॉकिंग चेयर दैट हैज स्टॉप्ड रॉकिंग। अब वो रेस्ट पे आ गई, एक रॉकिंग चेयर अब रेस्ट पे आ गई है। अगर वो रेस्ट पे आ जाए तो बच्चे उसको स्टैटिक का केस मानते हैं, दैट इज नॉट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये चीज नहीं है। अब क्या बोला गया कि अ बैंक अकाउंट दैट मेंटेन्स एन एवरेज मंथली बैलेंस, एक बैंक अकाउंट है, उसका एवरेज मंथली बैलेंस तो $1000 है, बट न्यूमरस विड्रॉल और डिपॉजिट होते जा रहे हैं। हम जैसे मान लो मैं ये बोलती हूँ कि मेरे बैंक का रूल है कि 1000 रुपए रखने ही रखने हैं, ठीक है, बट ये तो नहीं है ना कि उसमें 1000 रुपए ही रहेंगे। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी सैलरी भी आएगी। अब सैलरी आती है तो मन भी करता है कि कुछ खर्चा कर दें, ठीक है ना, फिर मैं उसको स्पेंड भी करूंगी। हो सकता है कुछ ऐसी चीज मैंने ली हो जिसकी मुझे ईएमआई भी भरनी हो, तो सैलरी आई, किसी हो सकता है कोई रिश्तेदार मेरे को कभी 100-200 रुपए ही भेज दे, है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो वो विड्रॉल आना जाना लगा हुआ है। जब वो चीज चली रही है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रिया, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। ऐसे आजकल कोई रिश्तेदार 100-200 नहीं भेजते, है ना। तुमको मिल जाते हैं, अभी तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो मिलते होंगे ना, ऐसे घर आते हैं मामा चाचा, तो जाते वक्त पकड़ा देते हैं कि लो बेटा चीज खा लेना। नहीं मिलते? क्रिश कह रहे हैं, नहीं। क्यों? पापा ले लेते, ये हमारे टाइम में भी होता था, मम्मी ले लेती थी हमारी तो। ठीक है, अब हमारे रिश्तेदार में बोलते बड़े हो गए, रहने दो, इन्हें क्या ही देने हैं। चलो, सो दैट्स व्हाई ए और सी हमारा बच्चे क्या रहेगा, बोथ आर एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रिया। ये किसका एग्जांपल हो गए, डायनामिक इक्विलिब्रिया के, ठीक है। तो ये देखो एक्सप्लेनेशन वगैरह सब है, तो ये मैं आपको भेज दूंगी, उसमें आप पढ़ भी सकते हो कि भूल जाओ तो। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम? इनमें से क्या करेक्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए? ए बी सी डी। यस, इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। छोटे भाई को, हाँ ये भी रहता है ना कि दो भाई बहन हो तो एक को ही मिलते हैं पैसे, छोटे से तो छीन लेते होते हैं मार मुर के, कि नहीं, है ना अंकित, छोटे भाई से तो ले लिया करो भाई, कहते इधर। ए एंड सी, ए एंड बी, करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है।
हाँ, ठीक है, मम्मी है उसके सपोर्ट में। मम्मी हमेशा छोटे भाई-बहनों को सपोर्ट करती है, बट मेरे घर में मैं ही सबसे छोटी हूँ। तो मेरे मेरे को वो सपोर्ट मिलती है। सो आई एग्री विद दिस। हाँ। हाँ, बेटा थोड़ा ध्यान से चलो, बैक टू क्वेश्चन। अब बातें नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। बातें हम 5 मिनट बात कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन, इनमें से आपको जो करेक्ट है वो बताना है। कई बच्चे इनकरेक्ट बता रहे हैं, करेक्ट वाला देखो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। अब सही है प्राची, बिल्कुल सही। सोमेश, बी कहाँ से करेक्ट हो गया बच्चे? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस एस्टैब्लिश्ड ओनली इन एन ओपन सिस्टम। वो तो क्लोज्ड सिस्टम में होती थी। तो डेल्टा जी जीरो है, ये ठीक है। डेल्टा जी टेम्परेचर और प्रेशर जीरो रहता है। ठीक है ना, हमने बोला था कि क्लोज सिस्टम में प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा जी भी हमारा क्या है, जीरो है। बी क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस इज एस्टैब्लिश्ड ओनली इन एन ओपन सिस्टम। ओपन में नहीं, ये ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम में पॉसिबल होती है। दिस कैन बी डन ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम, तो ये हमारा गलत है। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, बिल्कुल सही था, क्योंकि उसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता। बस वो सिर्फ उसको फास्ट या स्लो कर सकती है, ऑल्दो इफेक्ट नहीं डालती इक्विलिब्रियम स्टेट पे। रिएक्शन स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन डायनामिक नेचर की है, तो वो चलती ही रहती है। ठीक है, सो ए एंड सी इज करेक्ट, ऑल अदर आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही होगा? ए और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देव कुछ कहना है बेटा आपको? आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, ऐसे ही था, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ए एंड सी। यस, ये क्लियर है सबको? यस और नो? फटाफट से बता दो। ठीक है, अब हम बच्चे एक टॉपिक करने वाले हैं, डेट इज लॉ ऑफ मास सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ मास सेक्शन का। सो ये क्या कहता है, दिस लॉ वाज, किसने दिया था सबसे पहले? तो ये लॉ किसने प्रोड्यूस किया था? गल्टबर्ग एंड वेग ने। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन? गल्टबर्ग एंड वेग। उन्होंने ये लॉ हमें प्रपोज किया था। क्या था ये लॉ में, क्या बोला गया कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, वहां पे जो रेट होता है ना केमिकल रिएक्शन का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मान लो कि अगर आपके पास ए प्लस बी बी गिव सी सी डी डी है, ठीक है, तो ये रेट किसके इक्वल होगा? ए रेज टू द पावर ए, बी रेज टू द पावर बी के, इस तरह से। ठीक है ना, कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे N2 प्लस 3H2 है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, और H2 के आगे कोफिशिएंट 3 था, तो H2 का क्या हो जाता है बेटा? क्यूब। और एक्टिव मास क्या होते हैं? एक्टिव मासेस बोला ना यहाँ पे, एक्टिव मास का क्या मतलब होता है कि वो अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग जो पार्टिसिपेट करिए किसमें, रिएक्शन में, कि दैट अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन विच टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, कि वो अब रिएक्शन में उतनी अमाउंट जो है उसकी पार्ट लेगी। ठीक है, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो जैसे ये चीज है, ठीक है, एक बारी ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एक्टिव मासेस। जनरली एक्टिव मासेस आप बच्चे कभी भी प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं लेते, उनके लिए, क्योंकि वो वन ही होते हैं। जनरली फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इट इज वन। जैसे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है हमारे पास, प्लस CO2 गैस की बात करते हैं, तो उसमें अगर आप के की वैल्यू लिख रहे हो CaCO3 सॉलिड के लिए, तो दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू वन। तो सॉलिड और लिक्विड की वन होती है, गैस की हम लेते हैं। एक्टिव मासेस आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो ये एक्टिव मासेस होते हैं, ये क्या होती है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस मींस इनकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट। ठीक है, बट फॉर आवर पर्पस वी जनरली टेक देम डायमेंशन ऑफ मोलारिटी एंड पार्शियल प्रेशर। हम अपने पर्पसली की यूनिट देनी होती है, तो हम उसको कंसंट्रेशन को एज अ मोलारिटी या पार्शियल प्रेशर डिफाइन करते हैं। और जो एक्टिव मासेस होते हैं बच्चे प्योर सॉलिड और लिक्विड के, वो किस पे डिपेंड करते हैं? उनकी डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, सो द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। एक बारी दोबारा करते हैं। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि बेटा
किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के, जो कि रेज टू द पावर होते हैं अपने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। और जैसे ये रिएक्शन है, मैंने पहले यही लिखी थी ना, तो इसमें देखो ए ए बी बी सी सी डी हो जाएगा। तो रिएक्शन आर क्या होगा? कॉन्स्टेंसी का साइन हटा के के कांस्टेंट लगा दिया, ए रेज टू द पावर ए बी रेज टू द पावर बी आ जाएगा। ओके, सो दिस इज दिस। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आप क्या लिखोगे? फॉरवर्ड में सिर्फ बेटा रिएक्टेंट लेंगे हम, के एफ ए रेज टू द पावर ए बी रेज टू द पावर बी। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को हम के बी कर देंगे, कि रेट किसके इक्वल है? के एफ मतलब कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और बैकवर्ड के लिए प्रोडक्ट लेंगे, के ऑफ बी सी रेज टू द पावर सी डी रेज टू द पावर डी। इक्विलिब्रियम पे के एफ और के बी क्या है? ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नाउ यू नो दैट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, यानी के एफ इज इक्वल टू के बी होगी। तो हम के एफ बाई के बी को क्या लिखते हैं? के इक्विलिब्रियम, यानी कि के सी। के एफ बाई के बी क्या आ जाता है? के इक्विलिब्रियम, जिसको हम के सी बोलते हैं, जो कि है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट हुआ हो तो? यस, एनी डाउट अप टू दिस? एक्टिव मास, हाँ बेटा, एक्टिव मास, एक्टिव का क्या मतलब है? अब अगर हम बोले कि हमारे ग्रुप में, ये वाले ग्रुप में कितने बच्चे हैं, आप बोलोगे कि मैम व्हाट्सएप के ग्रुप में तो 50 बच्चे ऐड हैं, लेकिन मैं क्या बोलूंगी कि एक्टिव बच्चे कितने? सिर्फ 32, ठीक है ना। तो ऐसे ही नाइट्रोजन का कितना मास जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एक्टिव मास, ठीक है। उसको, उसके डायमेंशन और यूनिट जनरली इसलिए नहीं होते क्योंकि बच्चे एक्टिव मास जो है ना उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट देनी है, तो मैं क्या कहूंगी कि कभी तो 30 आते हैं, कभी कभी 32 आते हैं, कभी 27, कभी 25, तो वो चीज फिक्स नहीं होती। सो दैट्स वाई उनके कोई डायमेंशंस को हम क्रिएट नहीं करते, ठीक है। सो इसीलिए हम उनकी डायमेंशंस को यूज नहीं करेंगे। ओके, या सो वही चीज आ गई। तो एक बारी देखो इसमें क्या है। सबसे पहले तो बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपने निकाल लिया, वो क्या आ गया हमारे पास? रिएक्टेंट के लिए अगर हमारे पास कोई रिएक्शन थी, मान लो यहाँ पे दोबारा करती हूँ मैं, इसको बाद में करेंगे। आपके पास रिएक्शन क्या है? ए रेज टू द पावर ए बी बी सी सी और डी डी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आ जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट वुड बी इक्वल टू, मैंने क्या बोला था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए रेज टू द पावर ए के बी रेज टू द पावर बी के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के मैंने कोई कांस्टेंट लगा दिया के एफ, वो क्या आ गया? ए रेज टू द पावर ए बी रेज टू द पावर बी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का आ गया। बैकवर्ड के लिए क्या लिख दिया बच्चे? के बी सी रेज टू द पावर सी डी रेज टू द पावर डी। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या बोला कि एक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी कि दोनों के रेट क्या है? इक्वल है। तो के एफ बाय के बी हमारे पास क्या आ जाएगा? सी रेस टू, मतलब के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी। तो के एफ बाय के बी लिख सकते हो आप उसको। तो डैट वुड बी इक्वल टू के सी, यानी कि वो किसके इक्वल आता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो के सी हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर हुआ ये सबको? एक क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा हमें क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अब हम इसको। क्वेश्चन क्या है बच्चे? कि एक रिएक्शन है A to 2B की, रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है उसका एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे। अब क्या बोला कि इफ 10 रेज टू द पावर -5 मोल्स ऑफ A एंड 100 मोल्स ऑफ B आर प्रेजेंट इन अ 10 लीटर वेसल at equilibrium, then the rate constant of the backward reaction at this temperature is, हमें रेट भी दे दिया, उसका रेट कांस्टेंट दे दिया P इंटू 10 रेज टू द पावर -11। हमें P की वैल्यू निकालनी है, यानी 2P लिखा है इन्होंने, पहले P की वैल्यू ही आप निकाल लोगे, ठीक है। हमें क्या करना है? P की वैल्यू निकालनी है। अब पहले दोबारा से हम क्वेश्चन रीड करते हैं, पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चे। देखो
हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है कि रेट कांस्टेंट यानी कि आपको क्या दे रखा है हमारे पास, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, जस्ट अ मिनट, कहाँ कर दिया मैंने। हम्म, देखो क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, द रेट कांस्टेंट, क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि जो रेट कांस्टेंट है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो हमें गिवन है, यानी कि आपको के ऑफ एफ गिवन है, ठीक है ना, आपको कांस्टेंट्स का रेट गिवन है, कितनी वैल्यू उसकी 1.5 इंटू 10⁻³ तो एक पॉइंट पहले तो हम यही लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है, के एफ वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अरे कि हमें के एफ दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है 300 केल्विन का। अब उन्होंने क्या बोला कि इफ 10⁻⁻5 मोल्स ऑफ ए, यानी एक्टिव मास हो गया इसका 10⁻5 मोल्स ऑफ ए एंड 100 मोल्स ऑफ बी, कि ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ए के अगर आप के एफ लिख रहे हो तो ए B/2 के इक्विलिब्रियम के इक्वल आएगा ना, ये के एफ बाय के एफ बाय के बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। अब ए के कितने बोले हैं उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स, 10⁻⁻5, ए को हम एज अ मोलारिटी देखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने गिवन है हमें, 10⁻⁻5 एंड 100 मोल्स ऑफ बी, और बी के कितने हैं हमारे पास 100। वॉल्यूम कितना दे रखा है ना, 10 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम। सो रेट कांस्टेंट जो है बैकवर्ड रिएक्शन का, के बी आपको दे रखा है P इंटू 10⁻⁻11। अब देखो ये चीज हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो के एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के एफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि A+2B है रिएक्शन, रिएक्शन क्या है A+2B, तो ये चीज हमें दे रखी है, बी का स्क्वायर के हो गया। अब आपको बच्चे क्या निकाला हमने, देखो के एफ ऑफ ए हमें क्या दे रखा था 100, 10⁻⁻5 मोल्स ऑफ ए, तो 10⁻⁻5 मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास के एफ ए के लिए क्या आ जाएगा, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और के बी कितना है हमारे पास बच्चे, के एफ के लिए के बी कितना है हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन का 10, वो 100 मोल्स दे रखे डिवाइडेड बाय 10, दोनों का ये समझ आया। नंबर ऑफ मोल्स एक के दे रखे थे हमें 10⁻⁻5 और दूसरे के दे रखे 100, और वॉल्यूम दोनों का ही 10 लीटर है, तो ये 10 लीटर को तो काट ही दो, आप सीधा लिखो 10⁻⁻5/100, ये हमें दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ये दे रखा है P इंटू 10⁻⁻11, तो 10⁻⁻5/100, 1.5 इंटू 10⁻⁻3, P इंटू 10⁻⁻11, तो ये वैल्यू आपकी P की आपने यहां से निकाल लेनी है, जो P की वैल्यू आएगी आपको 2P के लिए चाहिए थी, सो यू कैन कैलकुलेट इट फॉर 2P। अब मुझे बताओ किसी को कंफ्यूजन आई है इसमें, या ऊपर से चला गया, दोबारा करें, यस, दोबारा से बताऊं या क्लियर हुआ, एक बार ही दोबारा ही करते हैं, लेट्स डू इट वंस अगेन, फिर आएंगे आपके पास प्रॉब्लम के लिए। देखो सबसे पहली बात क्या है बच्चे कि ए से 2B का जो हमें रेट कांस्टेंट है वो कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। अभी अभी हमने पढ़ा कि के जो है इक्विलिब्रियम वो क्या होता है के एफ बाय के बी, ठीक है ना, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। तो अब के एफ के लिए हम क्या निकालते हैं, ये चीज हमने पढ़ी थी, उसमें बेटा यहाँ पे निकालनी होती है हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी की फॉर्म में लेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं हमारे पास, उसके दे रखे 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10,
उसको उल्टा ही कर दो, 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 से 10 कट गया, ये आपके पास क्या आ गया 10 रेज टू द पावर 5, 100 उधर जाके 10 रेज टू द पावर -7 हो गया। सो ये इक्वेशन हमारी आ गई। यहाँ पे 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 है, p इंटू 10 रेज टू द पावर -11, ये क्या हो गया 10 रेज टू द पावर -7, ये हमारा निकाल के आया ये वाली साइड। तो अब आपको p निकालना था पहले, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, p इंटू 10 रेज टू द पावर -11, 10 रेज टू द पावर -7, ठीक है। तो ये चीज ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ ऊपर चले जाओगे, अगर आप इसको ऊपर ले आओगे तो ये बच्चा प्लस का 7 हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, बट हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। तो ये हमारे पास क्या आ गया p इंटू 10 रेज टू द पावर 11 और 7 कितना हो गया 18, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो आपको क्या निकालना है, p निकालना है, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 और 18, उधर जाके 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा -15। तो 2p निकालना था, तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -15 आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर हुआ ये सबको? यस, अभी क्लियर हुआ? यस और नो? देखो एक बार सॉल्यूशन में ना थोड़ी सी इधर गड़बड़ हो गई है, इन्होंने ऊपर नीचे लिख लिया, वो चीज के लिए मैंने इसलिए दोबारा सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पे के एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई, अच्छा स्क्वायर नहीं किया मैंने स्क्वायर नहीं किया, यहाँ पे आपको के बी का स्क्वायर भी करना था, ठीक है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। सो थोड़ा सा इसमें रहेगा, मैं इधर से ही बताती हूँ आपको, स्क्वायर करना था के एफ ऑफ ए बाय के बी बाय बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज बचे 10 रेज टू द पावर -5/10 और 100/10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये दोनों वैल्यूज भी गिवन थी, ये वैल्यू आपने पुट कर ही ली, तो आप p की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। क्लियर हुई ये बात सबको? यस, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने वो करने हैं प्रैक्टिस, तो आपको तभी हो पाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज्यादा जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक और करेंगे हम पार्शियल प्रेशर वाला, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ नहीं है पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, केपी और केसी होता है बच्चे, केसी तो था ये वाला जो आपने कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिखा ना, दैट इज केसी। यहाँ पे सी स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे हम अगर वैल्यू ले रहे हैं तो वो बच्चे कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी की फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या ले लेना है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है केपी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं पी ऑफ सी रेज टू द पावर सी, पी ऑफ डी रेज टू द पावर डी, और रिएक्टेंट p ऑफ a रेज टू द पावर a, p ऑफ b रेज टू द पावर b, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं kp। क्लियर हुआ? सिर्फ इतनी सी बात करनी थी इसमें हमने प्रेशर वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर हम एक करके देखते हैं, या चलो ये वाला हम देखो, इसमें क्या है कि अ सैंपल ऑफ प्योर NO2 गैस इज हीटेड एट 1000 केल्विन, डिकम्पोज हो रहा है, केपी की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चे 100 एटमोस्फेयर, यानी केपी हमें 100 एटमोस्फेयर दे रखा था। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, O2 का पार्शियल प्रेशर आपको 0.25 दे रखा है, जो कि किसके इक्वल होना था 0.25, यहाँ आ जाएगा। और NO का नहीं दे रखा, हमें NO का नहीं दे रखा ना, एनालिसिस ऑफ NO का स्क्वायर, और NO2 का, NO2 का क्या है n इंटू 10 रेज टू द पावर -2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो इनिशियली, अच्छा ये क्या है हमारे पास, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp is 100 एटमोस्फेयर, एनालिसिस शो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 0.25 एटमोस्फेयर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे 0.25 है, और पार्शियल प्रेशर NO2 का इक्विलिब्रियम पे इतना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियली बेटा क्या क्या रहेगा, इनिशियली प्रोडक्ट का तो 0 होगा, इनिशियली इन दोनों का क्या होगा 0 होगा। अब किसी इक्विलिब्रियम पे हमने क्या बोल दिया कि NO का x है, O2 का क्या हो जाएगा p, रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा p माइनस एक्स, और O2 का क्या हो जाएगा x/2, क्योंकि ये दोनों 2 है तो ये ऑब्वियसली इसका हाफ होगा, तो ये आपने क्या लिख दिया x/2, ठीक है। अब NO2 का p माइनस एक्स था, NO का x था, x/2 आपके पास 0.25 आ गया, क्योंकि x हमें 0.5 गिवन था,
ठीक है, x/2.25 आ गया, x की भी वैल्यू आ गई आपके पास 0.5 और NO2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी, तो वहां से आप P की भी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये इसको एक बारी हम सारे बच्चे ना इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, बट ये सबने एज अ होमवर्क घर से करके आना है, तो मैं देखूंगी कि किसको कितना क्लियर हुआ। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं जो पीडीएफ भेजने वाली हूँ उसमें इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये होमवर्क है सारे बच्चों के लिए कि वो ये करके सॉल्व मेरे को फोटो भेजेंगे। ठीक है, इसका सबने मुझे फोटो भेजना है आज की डेट में ही। डन है? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, आप लोग नहीं, जिसका हो गया है उसका ठीक है,